एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही सत्य को विद्वान अलग अलग रूपों में व्यक्त करते हैं। संप्रदाय मार्ग हो सकते हैं लक्ष्य, साधक और साध्य के बीच साधना, साधना भी एक मार्ग, वह भी भिन्न हो सकता है। एक ही संस्कृति के अनुयायियों की साधना भिन्न हो सकती है। अतः साधना की भिन्नता से, संप्रदायों की भिन्नता से हमारी संस्कृति में भेद नहीं हो सकता। संस्कृति तो सत्यनिष्ठ जीवन मूल्य है, जीवन की एक पद्धति है जिसके हम सभी अनुयायी हैं। जीवन में हमारी आस्था है, यह हमारी संस्कृति है, यह हमारा संस्कार है। जो सत्य से परामुख हो वह हमें स्वीकार नहीं, यह हमारी पद्धति है, यह हमारा अनुशासन है। और यही संस्कृति हमें भिन्न भिन्न उपासना के मार्ग देती है। धन्यवाद संचालक महोदय। सर्वप्रथम हम भारत के जय घोष के साथ अपने उद्बोधन का शुरुआत करेंगे। भारत माता की, जोर से बोलिए, भारत माता की। सर्वप्रथम शिक्षा की देवी मां सरस्वती को सादर प्रणाम। श्री ब्रह्मलीन योगी बाबा योगी महाराज जी, युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिव्यनाथ जी महाराज, राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी महाराज के चरणों में भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। इसके पश्चात मंच पर उपस्थित हमारे महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य महोदय, मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित श्री अरविंद कुमार जी, दिग्विजयनाथ इंटर कॉलेज चौक बाजार, संचालक के रूप में हमारे प्राध्यापक श्री अजय कुमार राव जी, मंच के सम्मुख बैठे प्राध्यापक और प्राध्यापिका गण और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के सम्मेलन का जो शीर्षक है वो है विभाजन विभीषिका तथा अखंड भारत संकल्पना दिवस। आज के शीर्षक को अगर हम दो भागों में देखें तो एक भाग हमें दिखाई देता है विभाजन विभीषिका के रूप में, और दूसरा उस गौरवमयी भारत के रूप में जिसे हम अखंड भारत कहते थे, जो शायद एक इतिहास के पन्नों में ही रह गया सिमट कर। तो शुरुआत अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से करें तो भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। वो 16 महाजनपद जिनमें मगध एक महत्वपूर्ण जनपद था, और उस स्थान पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई जिसने संपूर्ण भारत को एकीकृत और अखंड भारत के रूप में स्थापित किया। यहीं से बौद्ध और जैन संस्कृति का भी उद्भव हुआ उसी काल के दौरान, जिसने विश्व में के अनेक देशों को भारत की संस्कृति और सभ्यता से भी गौरवान्वित और परिचय करवाया। ऐतिहासिक काल में आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य के बाद कालांतर में ये युग चलता रहा और भारत अपनी समृद्धि और प्रगति के लिए विश्व में ज्ञापित हुआ। गुप्त वंश के दौरान व्यापार, शिक्षा, ज्ञान, साहित्य, कला, स्थापत्य में जो योगदान भारत का रहा वो अग्रणी और अतुलनीय था, जिसे इतिहास में कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता। भारत का वो युग स्वर्ण युग कहा गया क्योंकि उस समय भारत हर क्षेत्र में अपने प्रगति और अपने शीर्ष स्थान पर, सर्वश्रेष्ठ स्थान पर विराजमान था। जो स्थिति आज हम अमेरिका की देख रहे हैं, कभी वो समय भारत का भी था कि विज्ञान के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक दिग्गज, चाहे वो आर्यभट्ट हो, चाहे वो सुश्रुत हो, चाहे वो चरक हो, उस युग में थे। लेकिन समय का काल होता है, सूर्य अगर उदय होता है और अपने चरम पर पहुंचता है तो उसका पराभव भी होता है। और वो दौर भारत का भी आया, और साम्राज्यों का जब विघटन होने लगा और साम्राज्य पतन होने लगे तो पश्चिमी आक्रांताओं को ये पूर्ण मौका मिला कि वो भारत की संस्कृति और सभ्यता का नाश करना स्टार्ट करें या प्रारंभ करें। और ये पश्चिमी आक्रांताएं
जिनकी कोई संस्कृति नहीं होती थी, वे केवल भारत के सभ्यता और संस्कृति का विनाश करने के साथ उसकी समृद्धि को लूटने का काम कर रहे थे। और फिर स्थिति ये हुई कि गुलाम वंश और मुगलों का शासन भारत पर स्थापित हुआ, जिसने भारत की एक सनातन संस्कृति, सनातन धर्म की परंपरा का क्षरण करना प्रारंभ कर दिया। और ये वही दौर काल था जब यूरोप में पुनर्जागरण काल का दौर चल रहा था। वैज्ञानिक पद्धतियों को, वैज्ञानिक शोध को महत्व दिया जा रहा था और समुद्री मार्गों की खोज की जा रही थी। विज्ञान का विकास हुआ, टेलीस्कोप खोजा गया यूरोप में, मानचित्र का निर्माण किया गया और उन रास्तों से भारत के मार्ग का भी खोज किया गया, जिसके कारण यूरोपी भारत में प्रवेश किए। और उन्होंने, क्योंकि यूरोप में क्या हो चुका था, औद्योगिक क्रांति लग गई थी, औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो गई थी, इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा अपने प्रभुत्व में चल रहे थे कि उन्हें उपनिवेश स्थान चाहिए था कि वो किसी देश को उपनिवेश बना सके और वहाँ से कच्चे सामानों का आयात कर सकें, जिससे उनके खुद के बने हुए देशों के सामग्रियों को इन देशों में महंगे रेट पर बेच कर भारी मुनाफा कमा सकें। तो आपको पता ही है कि भारत की खोज के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने की, वो एक पुर्तगाली थे। और ये तो होड़ लग गई कि भारत की समृद्धि और संस्कृति को देखकर कि हमें क्या करना है, भारत से ही व्यापार करना है। तो आप सोच सकते हो कि उस समय विश्व में अगर कोई देश बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली था तो कौन था? भारत। लेकिन उसकी राजनीतिक शक्ति कमजोर हो चुकी थी और ब्रिटिशर्स को, फ्रांसीसिस को मौका मिला कि वो क्या कर सकते हैं, भारत में आगमन कर सकते हैं और अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। शुरुआती दौर में तो ये सब सही था कि हम विश्व के पटल से जुड़ रहे थे, लेकिन आगे चलकर अंग्रेजों ने ये अनुभव कर लिया कि भारतीय में क्या है, एक विद्वेष है, आपस में वो वैमनस्यता नहीं है जो भारत की संस्कृति में एक वाक्य लिखा था, विश्व बंधुत्व या वसुधैव कुटुंबकम। उस संस्कृति से हम कहीं ना कहीं क्या हो चुके थे, विमुख हो चुके थे। और उन्होंने इसी बात का फायदा उठाया और फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, चंद आए यूरोपियों ने भारत में उसका प्रयोग किया और भारत की संस्कृति का जिस प्रकार से ना चाहते हुए, मतलब हर एक एंगल से उन्होंने क्या कर दिया, अपने अनुसार मोड़ दिया। भारत की शिक्षा व्यवस्था जो मनन और चिंतन के ऊपर आधारित थी, वो केवल अब किताबी ज्ञानों में सिमट कर रह गई। ये सारी चीजों को देखकर विद्वानों में तो हमेशा एक जागरण रहती है कि हम मनुष्यों को जागृत करें, और उस जागरण के कारण लोग एकत्रित भी हुए। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति भी हुई, लेकिन समय नियोजन ना होने की वजह से वो विफल हो गई, एकजुटता ना होने की वजह से विफल हो गई। तो ये बहुत बड़ी सीख भी देती है कि आप कोई आयोजन, कोई कार्य जब आप करते हो, उसमें एकजुटता होनी चाहिए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विफल हुआ 1857 की, और ब्रिटिशर्स को ये बात तो पता चल गई, क्योंकि वहां पे व्यापारी कंपनियों का जब एक तरह से शासन व्यवस्था को हिला दिया गया, समाप्त कर दी, जड़ से उखाड़ने का प्रयास कर ही दिया गया था। तो 1905 में एक योजना बनाई गई कर्जन के द्वारा कि हम क्या करेंगे, भारतीयों में जो ये एक थोड़ा बहुत बंधुत्व रह गया है, भाईचारा रह गया, उसको भी हम जड़ से समाप्त कर देते हैं। तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया और भारत में दो संप्रदायों के बीच में जानबूझकर विद्वेष पैदा कर दिया गया। और ये 1905 की घटना एक ऐसे विषैले वृक्ष पौधे के रूप में रोपी गई जो 1957 में एक विशाल वृक्ष के रूप में फलित हुई। और वो वृक्ष कौन सा था? भारत का संपूर्ण रूप से विभाजन। जो बंगाल के एक छोटे से क्षेत्र में विभाजन करके भारतीयों को बांटा गया था, वही कहाँ 1957 में क्या बन गया, एक बहुत बड़े विभाजन के रूप में बन गया और भारत दो खंडों में बढ़ गया। एक बना पाकिस्तान और दूसरा बना भारत। ये विभाजन केवल एक सीमा का विभाजन नहीं था, बल्कि संस्कृतियों और परंपराओं का भी विभाजन था, जिसने अभी तक हमारे मन में वो विष रखा है कि अभी भी हम जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे संबंध मधुर नहीं हो पा रहे हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो सोची और समझी हुई साजिश थी, वो था उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल,
जो कि 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उन्हें ये पता था, क्योंकि अमेरिका ने समर्थन ही इस बात में दिया था कि औपनिवेशिक भारत को स्वतंत्र करके लोकतांत्रिक बनाना है, तो उन्हें ये पता था कि अगर हम भारत को छोड़ के जाएंगे और जिस प्रकार की भारत की भूगोलिक और आर्थिक स्थिति है, निश्चित रूप से एक समय राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक ताकतें जब यहाँ पे आएंगी तो भारत को विश्व गुरु और महान संस्कृति बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसा कर दिया जाए कि आपस में क्या करें, लड़ते और मरते रहें। उसने मैप उठाया भारत का और बांट दिया। आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा खींची गई है वो किसके द्वारा खींची गई? रेडक्लिफ के द्वारा खींची गई। रेडक्लिफ खुद परेशान था कि मैं भारत का विभाजन करूं तो करूं कैसे। तो उसे बस इतना कहा गया कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, 5 साल पहले ही हमने डिसाइड कर लिया क्या करना है। तो ये योजना थी उनकी। और मानवता के मानवीय मूल्यों को भूलकर, ठीक है, आपस में ही लोगों को क्या कर दिया? लड़वा दिया। जब विभाजन हुआ, जो व्यक्ति जिस देश में था केवल धर्म के आधार पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विस्थापित होने के लिए मजबूर हो गए। और क्या हुआ? विस्थापन हुआ और उसमें इतनी बड़ी हिंसक घटनाएं हुई जिसको सोचकर ही मन बहम जाता है या सहम जाता है। जो घटनाएं आप लोग को भी कहीं ना कहीं आपने फिल्मों में उसको देखा होगा। तो आज ये आवश्यकता है कि हम अपनी पुरातन संस्कृति को याद करें, जो कि विश्व बंधुत्व की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो विश्व को एक परिवार के रूप में बांधने की बात करता है। तो संकल्प अखंड भारत शायद हम मानचित्र पर ना हो पाए, लेकिन हमारे विचार, हमारी संस्कृति पूरे देश में फैले। इस भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बात और कहूँगा कि एक कोटेशन कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बताना चाहिए कि हिस्ट्री रिपीट्स इन इटसेल्फ whenever you not learn from it। इतिहास अपने आप को तब तक दोहराएगा जब तक आप उससे कुछ सीख नहीं लेते। और इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार 2021 14 अगस्त को ये घोषणा करती है कि हम विभाजन की विभीषिका दिवस मनाएंगे, जिसमें हमारे नागरिकों को और हमारे देश के भविष्य कहे जाने वाले विद्यार्थियों को ये ज्ञात हो कि आखिर विभाजन के क्या कारण थे और क्या परिणाम हुए थे, और आगे चलकर ऐसा कोई भी विभाजन भारत में ना हो। तो इस बात को हम सदैव स्मरण रखेंगे। और कल 15 अगस्त, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, उसके लिए मैं आप सभी को अग्रिम बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हम लोगों को ज्ञानवर्धक उद्बोधन दिया, इससे हम सभी लाभान्वित होंगे। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, यह देश बंटवारे का नहीं,